हाय गाइस, मैं हूं ज्योतिष्मान। आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ब्रिटिश भारत में 1608 में आया था। उन लोगों का उद्देश्य भारत के साथ ट्रेड करना था। 1608 में इंग्लैंड का राजा जेम्स वन ने भारत के साथ ट्रेड करने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस के हाथों जहांगीर को एक एप्लीकेशन भेजा था। हॉकिंस ने ताप्ती नदी से होकर सूरत में पहुंचा था। 1715 में जॉन शरमान के नेतृत्व में अंग्रेजों का एक टीम मुगल सम्राट फारुखसियार को मिलकर ट्रेड करने का प्रस्ताव दिया था। फारुखसियार पहले अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन फारुखसियार का एक बीमारी था जिसको अंग्रेज के टीम के साथ आए हैमिल्टन ने उसको ठीक किया। इसीलिए खुश होकर फारुखसियार ने अंग्रेजों को ट्रेड करने का परमिशन दे दिया। 1611 में गोलकोंडा राज्यों के सुल्तान से अनुमति लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुस्लिमपट्टनम में अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया था। 1636 में आराम गांव में उन लोगों ने सेकेंड फैक्ट्री स्थापन किया। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन को शादी किया और उनको दहेज के रूप में बॉम्बे सिटी मिला था। किंग चार्ल्स द्वितीय ने 50,000 पाउंड के बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई शहर बेच दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1696 में कलकत्ता में एक फैक्ट्री बनाया और उस फैक्ट्री का नाम इंग्लैंड के राजा के नाम से रखा गया और उस फैक्ट्री को फोर्ट विलियम्स नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर जड़ जमा रहे थे। बंगाल के लोकल लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे। बंगाल के जो नवाब थे वो औरंगजेब के अंदर था और कंपनी औरंगजेब से फरमान लेकर उनको मिसयूज कर रहे थे। बंगाल के नवाब औरंगजेब के कारण कंपनी को कुछ नहीं बोल पा रहा था, लेकिन औरंगजेब के मृत्यु के बाद नवाब अपने आप से रूल करने लगे। अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, लेकिन सिराजुद्दौला कंपनी के रूल को पसंद नहीं करता था और कंपनी के बात को भी नहीं मानता था। पहले कंपनी बंगाल पे ड्यूटी फ्री ट्रेड किया करते थे, लेकिन सिराजुद्दौला ने कंपनी पर टैक्स लगाने लगे। ब्रिटिश पहले बंगाल पे सिक्का भी बनाया करते थे, लेकिन उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया। तभी ब्रिटिश और नवाब के बीच अनबन होने लगे और बैटल ऑफ पलासी हमको देखने को मिला। इस युद्ध में भारत का इतिहास ही बदल दिया, क्योंकि इस युद्ध में ब्रिटिश ने जीत हासिल की। इस युद्ध को जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को राजा बनाया। मीर जाफर एक पापेट रूलर था। मीर जाफर को इसीलिए नवाब या राजा बनाया क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सिर्फ ट्रेड करने आए थे। टेरिटरी पे रूल करने का परमिशन उन लोगों के पास नहीं था। लेकिन फिर से बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल चुका था। तब वो टेरिटरी के लोगों से टैक्स भी लेने लगे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही ज़्यादा मुनाफा और बहुत ही ज़्यादा करप्ट हो चुके थे। इंग्लैंड के रानी को इस बात का पता चला। उनको कंट्रोल करने के लिए पहला एक्ट लगाया, जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, और इसी से शुरू होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बनावट। अब आइए इस एक्ट को थोड़ा समझते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इंग्लैंड की रानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ ट्रेड करने के लिए भेजे थे, टेरिटरी एक्वायर करने के लिए नहीं। इस बात को सुनकर रानी काफ़ी ज़्यादा नाखुश हो गई और उन लोगों के लिए पहला एक्ट, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनाया। इस एक्ट के अनुसार एक ब्रिटिश अधिकारी चुना गया जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड था और उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम दिया। वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और 4 लोगों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए चुना गया। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को बंगाल गवर्नर के अधीन लाया गया। पहले वो एक दूसरे के स्वतंत्र हुआ करते थे। इस एक्ट ने 1774 में कलकत्ता में भारत का एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना करने का प्रावधान दिया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। इस एक्ट ने कंपनी के नौकरों को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने से रोक दिया।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल कामों को देखने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, जो ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण मजबूत कर दिया था। एमेंडिंग एक्ट 1781 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के स्थिति को सुधारने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 को एक संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसको द एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं ला पाने के कारण ये एक्ट लाया गया था। अब आइए जानते हैं इस अधिनियम में क्या क्या था। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल और काउंसिल को उनकी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र में छूट दे दी थी। इस प्रकार इसने कंपनी के कर्मचारियों को उनकी आधिकारिक कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से भी छूट दे दी थी। इस अधिनियम के अनुसार राजस्व मामलों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से राजस्व संग्रहण से संबंधित मामलों को भी शामिल नहीं किया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के सभी निवासियों पर अधिकार क्षेत्र होगा। इसमें अदालत को प्रतिवादियों के व्यक्तिगत कानून को लागू करने की भी आवश्यकता थी। हिंदुओं पर हिंदू कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाना था और मुसलमानों पर मुस्लिम कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाना था। इसमें यह निर्धारित किया गया कि प्रांतीय आंदोलनों से अपील को काउंसिल में गवर्नर जनरल के पास ले जाया जा सकता था, न कि सुप्रीम कोर्ट में। इसने काउंसिल में गवर्नर जनरल को प्रांतीय आंदोलनों और परिषदों के लिए नियम बनाने का भी अधिकार दिया था। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य के बीच अंतर लाया था। इस निर्देशक के न्यायालय को वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नई संस्था बनाई। इसने डबल गवर्नमेंट का प्रणाली भी स्थापन की। इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नागरिक और सैन्य सरकार के सभी कार्यों की निगरानी और निर्देशन करने का अधिकार दिया था। यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के क्षेत्र को पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया, और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामले में और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 इस अधिनियम ने कॉर्नवालिस को उनकी परिषद पर दी गई अधिभावी शक्ति को सभी भावी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के गवर्नर तक बढ़ा दिया गया था। इसने गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों पर अधिक शक्तियां और नियंत्रण प्रदान किया था। इस एक्ट ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। इसमें प्रावधान था कि कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य नहीं होना चाहिए जब तक कि उसे नियुक्त न किया गया हो, और निर्धारित किया गया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और उनके कर्मचारियों को अब से भारतीय रेवेन्यू से भुगतान किया जाएगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। हालांकि इसने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार जारी रखा। इस अधिनियम ने भारत में कंपनी के क्षेत्र पर ब्रिटिश राज का संप्रभुता का दावा किया। इसने क्रिश्चियन मिशनरी को लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भारत आने की अनुमति दी, और भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के निवासियों के बीच पश्चिमी शिक्षा का प्रसार का प्रावधान किया गया था। इसके तहत भारत में स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर टैक्स लगाने के लिए अधिकृत किया गया। वो टैक्स का भुगतान न करने वाले व्यक्तियों को दंडित भी कर सकते थे। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ये एक ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान कर दिया था। भारत सरकार को भारत में अंग्रेजों के कब्जे वाले संपूर्ण क्षेत्रीय क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त हुआ था। विलियम बेंटिंग पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए उनकी विधायी शक्तियों से
वंचित कर दिया था। पिछले अधिनियमों के तहत बनाए गए कानूनों को रेगुलेशन कहा जाता था, जबकि इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों को अधिनियम कहा जाता था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में विस्तारित किया, जो एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गई। 1833 के चार्टर एक्ट ने सिविल सर्वेंट के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की एक प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया और शुरू भी किया कि भारतीयों को कंपनी के तहत किसी भी स्थान, कार्यालय और रोजगार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इस प्रावधान को अदालत के विरोध के बाद अस्वीकार कर दिया गया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ये 1793 और 1853 के बीच ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियमों की सीरीज में अंतिम अधिनियम थी। इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को अलग कर दिया था, जो आज भी देखने को मिलता है। इसने परिषद में 6 नए सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया, जिन्हें विधान परिषद कहा जाता था। दूसरे शब्द में, इसने एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद की स्थापना की, जिसे भारतीय विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। परिषद की यह विधायी शाखा ब्रिटिश संसद जैसी ही प्रक्रिया अपनाते हुए एक लघु संसद के रूप में कार्य करती थी। इस प्रकार कानून को पहली बार सरकार के एक विशेष कार्य के रूप में माना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता थी। इसने सिविल सर्वेंट के चयन और आवश्यकता की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की। इस अनुबंधित सिविल सेवा को भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। तदनुसार 1854 में मैकाले कमेटी को इसकी देखरेख के लिए नियुक्त किया गया। इसने कंपनी के शासन का विस्तार किया और उसे ब्रिटिश ताज के भरोसे भारतीय क्षेत्रों का नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी। लेकिन पिछले पात्रों के विपरीत इसमें कोई विशेष अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई थी। यह एक स्पष्ट संकेत था कि शासन संसद की इच्छानुसार किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। इसने पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। गवर्नर जनरल की परिषद के 6 नए विधायी सदस्यों में से 4 सदस्यों की नियुक्ति मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा की गई थी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।